30 आदित्य का अतीत और मौत। अब आगे कृष्णा उसके पास आकर उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हुए बहुत ही गहरी डरावनी आवाज में कहती है। लगता है मिस्टर खेतान को बहुत शौक है सच्चाई बाहर लाने का, बहुत ज़्यादा अपडेट रहते हो, दूसरों की जिंदगियों में झांकने का बहुत अच्छी आदत है तुम्हारी, लेकिन शायद तुम भूल रहे हो अपना मुंह वही खोलना ना चाहिए जहां औकात हो, साथ ही जानकारी भी। पर कोई बात नहीं, तुम्हारी ये शौक मैं पूरी कर देती हूँ, ज़रा तुम्हारे जीवन के बारे में भी दूसरों को पता चलना चाहिए। वैसे क्या कहा था तूने कि अच्छा जो भी कहा हो उसका भुगतान तो तुझे इसे जन्म में करना होगा, और ऐसा करना होगा ही, तेरी साथ पूछते भी तुझे भूल नहीं पाएंगी। एरर एक बात तो बताना, मैं भूल गई, जिस अग्निहोत्री की तू इतनी गुणगान कर रहा है ना, उनके ऊपर लगे इल्ज़ाम 5 साल पहले ही हटा दिए गए हैं। मेरे माँ बाप को इतना कुछ बोलने के लिए तेरे साथ क्या किया जाना चाहिए। चल तुझे एक बहुत बड़ा सबप्राइम देती हूँ, तेरे जीवन का सबसे बड़ा तोहफा। जैसे ही वो इतना बोलती है मिस्टर खेतान का फ़ोन बाजने लगता है। कृष्णा उसके कान के पास बोलती है, उठा ले, क्या पता कुछ जरूरी बात हो या तेरा तोहफा हो। कहकर वो वही आगे एक चेयर को स्टाइल से सीधा करके बैठ जाती हैं, ऐसा लग रहा था जैसे दरबार में रानी बैठी हो। मिस्टर खेतान फ़ोन उठाते हैं तो उधर से जो कहा जाता है उसे सुन अपने फ़ोन को कसकर पकड़ लेता है, और वो कृष्णा को नफरत और गुस्से की नज़र से देखते हुए कहता है, तुमने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया, मेरी इतनी साल की मेहनत को बर्बाद कर तुमने अपनी मौत को बुलावा दिया है। तुम मुझे जानती नहीं है कितना कमीना हूँ मैं, अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर याद रखना खुराना नाम है मेरा, तुझे अपने जूते के नहीं मसला नहीं ना तो कहना। उतना बोल वो वहाँ से जल्दी निकल जाता है। उसकी आंखों जो नफरत थी वो उसके लिए परेशानी लाती है, या कृष्णा के लिए ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कृष्णा के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे, जैसे उसके लिए ये धमकी आम बात हो। वहां खड़े हर एक के लिए एक झटके से कम नहीं था कि पहले एक लड़की का इतना बड़ा साम्राज्य, इतनी बड़ी कंपनी चलाना, ना ऊपर से इतना बेखौफ और इतनी नेगेटिव डरावना ऑरा कहाँ ही देखने को मिलता है। बाकी लोग तो ये सच के ही राहत की सांस ले रहे थे कि उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला था कुछ बोलने के लिए। कृष्णा अपने जगह से खड़ी होते हुए सभी से कहती हैं, चलो ड्रामा खत्म हुआ तो जिस काम के लिए यहाँ आए हो वो करो सब, और हाँ ये बात बाहर बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए वरना अपना अंजाम खुद सोच लेना। वो चलकर रंधावा फैमिली के पास जाती है जो अभी तालबुत बने खड़े थे। अगर किसी ने गलती से भी ये सोचा होगा ना कि ये कृष्णा है तो वो शायद ये ख्याल अपने मन से निकल दिए होंगे। आदित्य जल्दी से आगे आता है और सभी से कहता है, माफ़ करिएगा, हमारा आपकी पार्टी खराब करने का कोई इरादा नहीं था, हमारे कारण आपका इतना अच्छा दिन खराब हो गया उसके लिए मैं दिल से सॉरी बोलता हूँ, अब हम चलते हैं। इतना बोल वो कृष्णा को अपने साथ लेकर चला जाता है। कुछ देर बाद दोनों गाड़ी में पीछे बैठे हुए थे और ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। जब से दोनों अंदर आए थे किसी ने एक लफ्ज़ नहीं बोला था। कृष्णा तो वेज ही कुछ नहीं बोलती थे, पर अभी आदित्य भी अपनी आंखों को बंद किए बैठा हुआ था। आज उसका वो कल उसके सामने आ गया था जिसे वो कभी याद नहीं करना चाहता था। इसके कारण उसने कितना कुछ सहा था, अगर कृष्णा न होती तो शायद ही उसके माँ पापा के ऊपर लगाए इल्ज़ाम कभी हट भी पाता। उस भयानक अतीत जिससे वो भाग रहा था उसके जहां में एक बार फिर से ताज़ा हो गया था, वो उस पल वो याद करने लगता है जिसने उसकी हंसती खेलती जिंदगी एक पल में ख़त्म कर दी। आदित्य के पापा सूरज अग्निहोत्री जो एक बहुत बड़े सर्जन थे, साथ साथ आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञानी भी थे। उनके सामने कोई अमीर और गरीब नहीं होता था, सबको एक जैसा ही इलाज करते, बहुत ही शांत स्वभाव के थे। उनकी पत्नी मीरा अग्निहोत्री गुजरात के हाई कोर्ट की जज थी जो कि अहमदाबाद में है। उनका मिजाज बहुत कड़क था, वह अपने उसूलों की बहुत पक्की थी। उनके लिए सबसे पहले सच मायने रखता था, चाहे सामने वाला कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। दोनों के 2 बच्चे थे, एक आदित्य और एक पीहू। ऐसा ही उनके पास एक रेप केस आता है जिसका आरोपी एमएलए का बेटा था। उसके ऊपर बहुत से केस और भी लगे हुए थे जिनसे वह आसान से बाहर आ जाता था, चाहे पैसा के दाम पर हो या ताकत के दाम पर। इसके लिए वह बहुत बार जज को खरीद लेता था, और अगर ऐसा ना हो तो उसके घर वालों को मरने की धमकी देता था। अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल कर वह बाहर आ जाता था। उसने मीरा जी को भी खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने उल्टा अपने कमरे का सीसीटीवी फुटेज और कुछ पुख्ता सबूत और जमा करवा दिया, जिसके कारण केस और मजबूत हो गया। अब एमएलए और उसके साथी उनके जान के दुश्मन बन बैठे थे। वो हर मुमकिन कोशिश करते थे कि उन्हें जान से मार दे, लेकिन हर बार उनकी किस्मत अच्छी होती थी जिसका कारण बच जाती थी। ऐसे ही दिन कटते जा रहे थे और केस आगे बढ़ते जा रहा था। आखिरकार वो दिन गया जब उन्होंने उस आरोपी को फांसी की सजा सुनाई। इस ऑर्डर के बाद से ही विधायक और ज़्यादा भड़क जाता है और मीरा जी के बच्चों तक को मरने की कोशिश करने लगता है। हर बार बॉडीगार्ड से के कारण वह जाते थे, कभी सूरज जी, कभी मीरा जी, कभी बच्चों, हर किसी पर हमले होने लग गए थे जिससे वह बच जाते थे। एमएलए बस एक मौके की तलाश में थे कि कब वह लोग उन्हें मौत के घाट उतारे करते थे, और यह मौका उन्हें तब मिलता है जब कुछ दिनों के लिए सारा परिवार मुंबई घूमने गया हुआ था। कुछ दिन रहने और घूमने के बाद जब वह वापस आ रहे थे तभी एक सुनसान रास्ते पर कुछ गाड़ियां उन्हें घेर लेती है, जिसमें से कम 15 लोग बाहर आते हैं। जब सूरज जी बाहर निकलकर उनसे बात करना चाहते हैं तभी उसका नेता उनके पेट में चाकू घोंट देता है। देख मीरा जी और बच्चे डर जाते हैं। मीरा जी बच्चों को अंदर ही बैठने का बोल बाहर आती है।
और दौड़कर सूरज जी के पास जाती है जिनकी सांसें अभी चल रही थी। जज बनने के साथ ही इन्होंने से लड़ना सीखी थी जिसका इस्तेमाल कर वह कुछ लोगों को घायल कर देती है, साथ ही खुद भी बहुत चोटिल हो गई थी। तभी उनके हाथ में नीचे पड़ा चाकू आता है जिसका इस्तेमाल कर वह उसके लीडर की आंखों में घोंप देती है, जिससे वहां खड़े सभी गुंडों का ध्यान उस लीडर की तरफ चला जाता है, जिसका फायदा उठा वो सूरज जी को कैसी भी कर गाड़ी के पास लेकर आती है और गाड़ी को पूरी रफ्तार के साथ वहां से बाहर ले जाती है। पर शायद आज उनकी किस्मत उनके साथ नहीं थी। कार के बहुत दूर जाने एक बाद एक मोड़ आने वाला था जहां पहले से ही एक ट्रक खड़ा था जिसकी लाइट जल रही थी। जैसे ही उनकी गाड़ी मुड़ती है वो ट्रक उनकी कार को एक जोरदार टक्कर मारता है जिसके साथ ही एक धमकी आवाज के साथ कार पलटते हुए बहुत दूर जा गिरती है। कार को देख ऐसा लग रहा था जैसे अंदर जो भी इंसान होगा वह बचने वाला नहीं है। तभी एक हाथ कार से बाहर गिरता है जो पूरा खून से लथपथ था। वो ट्रक जिसने कार को टक्कर मारी थी वह भी वहां से गायब था। लगभग आधा घंटा बीत गया था पर उसको सुनसान रास्ते जगह पर अभी भी एक भी गाड़ी नहीं आई थी, लेकिन अब कार से पेट्रोल गिरने लग गया था। अचानक एक छोटी सी परछाई उस गाड़ी के पास आती है और कुछ पल बाद आदित्य और पीहू को कार से बाहर निकलने लगती है। लगभग 20 मिनट के भरपूर कोशिश के बाद वो आदित्य और पीहू को कुछ दूर लेता देती है। उसके बाद वो आगे जाती है लेकिन कुछ पल बाद ही वापस आ जाती है, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक फ़ोन वही था जिस पर कॉल आ रहा था। वो जैसे ही कॉल उठाती है एक धमाके की आवाज़ के साथ वो थोड़ी दूर जा गिरती है। ये ब्लास्ट और कहीं नहीं बल्कि कार में हुआ था जिसमें मीरा जी और सूरज जी मौजूद थे। वही उस परछाई के पास गिरा फ़ोन जो कि उठ चुका था, उसमें से बार बार हेलो हेलो की आवाज़ आ रही थी। अचानक वहाँ 31 ब्लास्ट मौत, एक अनजान का पागलपन। इतने सारे लोग देखते हैं, प्लीज़ आप लोग लाइक और कमेंट जरूर करें ताकि मुझे पता चले कि सभी को अच्छा लग रहा है या नहीं। कमेंट में अपनी राय भी दीजिए प्लीज़। अब आगे कार के बहुत दूर जाने एक बाद एक मोड़ आने वाला था जहां पहले से ही एक ट्रक खड़ा था जिसकी लाइट जल रही थी। जैसे ही उनकी गाड़ी मुड़ती है वो ट्रक उनकी कार को एक जोरदार टक्कर मारता है जिसके साथ ही एक धमकी आवाज के साथ कार पलटते हुए बहुत दूर जा गिरती है। कार को देख ऐसा लग रहा था जैसे अंदर जो भी इंसान होगा वह बचने वाला नहीं है। तभी एक हाथ कार से बाहर गिरता है जो पूरा खून से लथपथ था। वो ट्रक जिसने कार को टक्कर मारी थी वह भी वहां से गायब था। लगभग आधा घंटा बीत गया था पर उस सुनसान रास्ते पर अभी भी एक भी गाड़ी नहीं आई थी। अब कार से पेट्रोल भी गिरने लग गया था। अचानक एक छोटी सी परछाई उस गाड़ी के पास आती है। कुछ पल बाद वो आदित्य और पीहू को कार से बाहर निकलने लगती है। लगभग 20 मिनट के भरपूर कोशिश के बाद वो आदित्य और पीहू को कुछ दूर ले जाकर एक पेड़ के नीचे लेटा देती है। दोनों बहुत ज़्यादा घायल थे पर जिंदा थे। आदित्य को होश था जब तक वो बाहर नहीं आ गया था। उसने देखा कैसे उसको छोटी सी परछाई जो किसी छोटी बच्ची की थी उसने उनको बाहर निकाला, लेकिन ज़्यादा चोटिल होने के कारण वो अपने आप को न हिला पा रहा था और न कुछ बोल पा रहा था। आकार कर वो बेहोश हो गया। वो बच्ची उन दोनों को सुरक्षित रखकर वापस कार के पास जाती है और आगे मीरा जी और सूरज जी को भी निकलने की कोशिश करती है, पर किसी 7-8 साल की बच्ची के लिए ये लगभग नामुमकिन था। सूरज जी की सांसें थाम चुकी थी और मीरा जी अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। उनको पता था कि वो बचने वाली नहीं है, इसलिए वो जब उस बच्ची को इतनी कोशिश करते देखती है जो अपने पूरी हिम्मत जुटाकर उसका हाथ पकड़ लेती है। उसकी सांसें बहुत ज़्यादा गहरी हो गई थी। अपने खून से सने हाथों से उस बच्ची के छोटे हाथ को पकड़ अपनी रुकती हुए सांसों के साथ कुछ कहती हैं और उसे अपना फ़ोन भी देती है जो अभी तक पूरा टूटा नहीं था और चल भी रहा था। अपन बात के कर वो उसे धक्का मुक्की देते हुए कहती हैं, मीरा जी जह जाओ डॉट ह य हा से ह आह बहुत ह दू र ले जाओ आह ह जाओ ये का र कभी ह भी बल ब्लास्ट ह हो सकती है। और इसे के साथ मीरा जी की सांसें थम जाती है और जो हाथ उन्होंने पकड़ा हुआ था वो बेचैन होकर नीचे गिर जाता है। वो बच्ची ये देख घबरा जाती है और फ़ोन को अपने हाथ में कस के पकड़ लेती है। कार से जल्दी से दूर होने लगती है कि उसके हाथ में पकड़ा हुआ अचानक बजने लगता है। वो अपने कांपते हाथों से जैसे ही फ़ोन उठाती है एक बूम की आवाज़ के साथ कार ब्लैक होने के साथ दूर गिरती है। आग की लगते इतनी तेज कि वो उस बच्ची के पास ताल आ जाती है जिसके साथ उसके हाथ से फ़ोन 2 कदम दूर जा गिरता है और वो बच्ची वही मुंह के बल गिर जाती है। फ़ोन से लगातार आवाज़ें आ रही थी। तभी भाई भाई आदित्य जो अपने अतीत में खोया हुआ था, इस आवाज़ से वो उससे बाहर आता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। आदित्य कृष्णा को देखता है, फिर ना में सिर हिलाकर सीधा बैठकर सोचा है आदित्य खुद से, आज तक मैं वो मंजर भूल नहीं पाया हूँ। अगर उसको दिन कृष्णा न होती तो शायद माँ पापा के साथ मैं और पीहू भी मर जाते। हाँ, वो बच्ची और कोई नहीं कृष्णा ही थी। उसको दिन मीरा जी ने उससे क्या कहा ये बात आज तक उसने किसी को नहीं बताई है। घर आकर दोनों अपने कमरे में चले जाता हैं। व्हाइट पैलेस में भी रंधावा फैमिली ने पार्टी खत्म कर दी थी। वे सभी मीन चले भी गए थे। अब बस चारों परिवार बचे हुए थे क्योंकि ये जगह खुद रंधावा का ही था तो यहाँ रहने की पूरी व्यवस्था थी। सभी अपने अपने ख्याल में थे। जो भी आज हुआ था सभी उसी बारे में सोच रहे थे। आधी रात में एक बड़े आलीशान कमरे में जो पूरा काले और ग्रे रंग का था, उसमें एक लड़का जिसने बस लोअर पहनावे हुआ था। उसकी ऊपर की बॉडी पर कुछ नहीं था। उसके 8 पैक एब्स सिली बाल जो पूरा पसीने से भीग गए थी। पूरा बदन पसीने से भींगा हुआ था। अगर कोई लड़की इसे ऐसे देख ले तो जान भी देने को तैयार हो जाए।
वो लगातार पंचिंग बैग पर अपने मुंह के बरसाए जा रहा था। 1 घंटा 2 घंटा होने को आया था पर वो रुकने को तैयार नहीं था। उसके हाथ से अब तो खून भी आने लगे थे। वो एक पंच इतनी जोर से मारता है कि बैग फट जाता है, तब जाकर वो रुकता है। अब बस उसकी तेज सांसों की आवाज़ ही उसको कमरे में गूंज रही थी। वो लड़का वही एक साइड दीवार से लग बैठ जाता है। उसका चेहरा ठंडा और भावहीन था। इतनी देर मेहनत करने के बाद भी एक बूंद थकावट की नहीं दिख रही थी। अचानक वो हंसने लगता है। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि उस बंद कमरे में गूंज रही थी। हंसते हंसते वो अपने हाथ को देखता है, फिर एकदम से चुप हो जाता है। मुझे समझ क्यों नहीं आया कि वो तुम ही थी। एहसास था मगर मुझे फिर भी ये जानना पड़ा कि वो तुम ही हो। हाँ हाँ, मेरा दिन तुम्हें एक बार में क्यों नहीं पहचान पाया। हम ये तो गलत किया न इसने, इसकी सज़ा तो मुझे मिलनी चाहिए है ना। हाँ मिलनी चाहिए। गुनाह की माफ़ी मेरे ज़िंदगी में बिल्कुल नहीं है और तुम्हें न पहचान कर मैंने गुनाह किया है। गुनाह किया है। उसकी आवाज़ इतनी सनक भरी गई जैसे कोई पागल सन की इंसान हो। वो लड़का एक झटके से खड़ा होता है। उसकी हरकत एक पागल इंसान की हरकत से भी ज़्यादा उपथी। वो चलते हुए आगे की टेबल के पास जाता है। उसको टेबल पर एक गन रखे हुए थी। वो उसे कुछ देर देखता है, फिर अपने हाथ में लेकर बिना कुछ सोचे समझे चला देता है। वहाँ एक गन की आवाज़ के साथ साथ शांत जो जाता है और सामने की दीवार और नीचे पूरा फर्श खून खून हो जाता है। जब 32 ओम का अग्निहोत्री एंटरप्राइजेज आना और दोनों का साथ में काम करना। अब आगे लड़का वही एक साइड दीवार से लग बैठ जाता है। उसका चेहरा ठंडा और भावहीन था। इतनी देर मेहनत करने के बाद भी एक बूंद थकावट की नहीं दिख रही थी। अचानक वो हंसने लगता है। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि उस बंद कमरे में गूंज रही थी। हंसते हंसते वो अपने हाथ को देखता है, फिर एकदम से चुप हो जाता है। मुझे समझ क्यों नहीं आया कि वो तुम ही थी। एहसास था मगर मुझे फिर भी ये जानना पड़ा कि वो तुम ही हो। हाँ हाँ, मेरा दिल तुम्हें एक बार में क्यों नहीं पहचान पाया। हम ये तो गलत किया न इसने, इसकी सज़ा तो मुझे मिलनी चाहिए है ना। हाँ मिलनी चाहिए। गुनाह की माफ़ी मेरे ज़िंदगी में बिल्कुल नहीं है और तुम्हें न पहचान कर मैंने गुनाह किया है। गुनाह किया है। उसकी आवाज़ इतनी सनक भरी थी जैसे कोई पागल सन की इंसान हो। वो लड़का एक झटके से खड़ा होता है। उसकी हरकत एक पागल इंसान की हरकत से भी ज़्यादा उपथी। वो चलते हुए आगे की टेबल के पास जाता है। उसको टेबल पर एक गन रखे हुए थी। वो उसे कुछ देर देखता है, फिर अपने हाथ में लेकर बिना कुछ सोचे समझे चला देता है। वहाँ एक गन की आवाज़ के साथ साथ शांत जो जाता है और सामने की दीवार और नीचे पूरा फर्श खून खून हो जाता है। अगली सुबह सभी अपने अपने घर चले गए थे और जेंट्स वहीं से फ्रेश होकर अपने अपने ऑफिस के लिए निकल गए थे। प्रोजेक्ट का काम अब से शुरू होने वाला था। इसमें रंधावा जिंदल और जोशी इंडस्ट्री का काम एक साथ का था क्योंकि उनके बिजनेस सेम थे और वही खन्ना और अग्निहोत्री एक तरह के बिजनेस करते थे। उस प्रोजेक्ट में दोनों बिजनेस को मिलकर काम करना था, इसीलिए पहले दोनों बिजनेस वाले अपना अपना काम करने का तय करते हैं ताकि कोई भी चूक ना हो। बाकी सब ठीक था पर ओम और कृष्णा दोनों में से कोई भी किसी दूसरे के ऑफिस में आकर काम नहीं करना चाहता था। दोनों का ऑफिस विपरीत दिशा में था तो ये जरूरी हो गया था, पर ओम ने साफ माना कर दिया था और कृष्णा को उसके ऑफिस में आने के लिए कहा। इस पर कृष्णा ने शांति मोड अपना लिया था। उसने एक शब्द तक नहीं कहा जिसका साफ मतलब था उसे उसके हाँ या ना स्वभाव कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आखिरकार जब ये मामला खत्म नहीं होता तो रोहित जी ओम को समझाते हैं क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था इन दोनों में से कोई भी झुकने वाला नहीं था और ऐसे तो कभी काम स्टार्ट ही नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने ओम को ही अग्निहोत्री एंटरप्राइजेस जाने को कहा। उनकी बात को ओम कभी टालता नहीं था, इसीलिए वो खुन्नस से ही सही पर में गया। उसके झुकने पर कृष्णा की आंखों में संतुष्टि दिखती है। अग्निहोत्री एंटरप्राइजेज आज भी ऑफिस में शांति थी। सभी को पता चल गया था कि यहाँ आज खन्ना इंडस्ट्रीज के सीईओ ओमकार खन्ना आने वाले हैं। लड़कियों के दिल की तो घंटियां बजे रही थी और ऐसा हो भी क्यों न। ओम पहले तो बैचलर है, ऊपर से इतना हैंडसम कौन नहीं चाहेगा कि वो एक नज़र ही किसी को देख ले। लड़कियां तो बहुत खुश थी पर वो इसे जाहिर नहीं कर सकती थी, नहीं तो क्या पता कब उनकी बॉस उन्हें जॉब से निकल दे। उसके बाद तो शायद ही कहीं अच्छी जॉब उन्हें मिले। जहां अग्निहोत्री एंटरप्राइजेज में सभी तरह की सुख सुविधाएं सभी एम्प्लॉयज को मिलती थी, वहीं वहां के रूल्स भी उतने ही कड़क थे। एक गलती और हाथ में टर्मिनेशन लेटर होता था। सभी को अच्छी सैलरी के साथ वहां उनके लिए कोई भी परेशानी नहीं होती थी, इसीलिए सभी अपनी पूरी जी जान लगाकर काम करते थे। लगभग 11:15 में ऑफिस के बाहर कई गाड़ियां आकर रुकती है, जिसमें एक से ओम अपने रॉब के साथ बाहर आता है। उसके साथ उसका असिस्टेंट भी मौजूद था। ओम एक नज़र उसको विशाल बिल्डिंग को देखता है, फिर अपने कदम अंदर की तरफ ले लेता है। मेन गेट पर ही पीहू उसका इंतजार करती हुए दिखती है। पीहू, हेलो सर, इट्स प्लेजर टू सी यू हियर। बॉस इज वेटिंग फॉर यू इनसाइड द कैबिन, कम लेट मी टेक यू देयर। ओम, हम लेट्स गो। अंदर किसी ने भी अपना सिर ऊपर करने की भी कोशिश नहीं की। सभी अपना काम अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ कर रहे थे। ये देख ओम बहुत इंप्रेस होता है। साथ हो अंदर का नज़ारा भी काफ़ी यूनिक और नेचर फ्रेंडली था। तीनों लिफ्ट में जाते हैं जहां पीहू 30th फ्लोर का बटन दबती है। कुछ पल बाद ही तीनों कैबिन के गेट के सामने खड़े थे। पीहू गेट नॉक करती है तो अंदर से कृष्णा की कोल्ड आवाज़ आती है, कम इन। पीहू ओम और उसके असिस्टेंट राम को देख अंदर चलने को कहती हैं। अंदर कृष्णा अपने काम में लगी हुई थी। गेट नॉक होते ही उसे पता चल गया था कि ओम खन्ना यहाँ आ गए हैं।
कृष्णा अपना सिर ऊपर कर ओम से कहती हैं, कम प्लीज सिट मिस्टर खन्ना, सामने वाली चेयर के तरफ इशारा करते हुए फिर पीहू को देख कहती हैं, यू कैन गो नाउ एंड मिस्टर हरीश's फाइल शुड बी कंप्लीटेड बाय टुमारो, गॉट इट? पीहू, यस बॉस, दैट फाइल विल बी कंप्लीटेड बाय टुमारो। अब कैबिन में बस ओम, कृष्णा और असिस्टेंट राम ही बचे हुए थे। ओम ने राम को नहीं इशारा से बाहर जाने के लिए कहा तो वो एक्सक्यूज मी कहकर बाहर चला जाता है। कृष्णा, तो मिस्टर खन्ना काम शुरू करें, मैंने उस प्रोजेक्ट के लिए कुछ डिज़ाइन तैयार किए हैं, आपको एक बार देख लेने चाहिए, फिर हम डिसाइड कर आगे काम शुरू करेंगे। ओम, ओके, जैसा आपको ठीक लगे, लाइए मैं एक बार देख लेता हूँ। ऐसे ही दोनों काम करने लगते हैं। बेच बेच में कभी ओम की नज़रें कृष्णा के ऊपर चली जाती थीं, यहाँ आते समय थी उसके आंखों में एक चमक दिखा रही थी जैसे कोई खोजना मिलने वाला हो। दोनों का ध्यान काम में इतना था कि उन्हें लंच टाइम का भी पता नहीं चला। ओम तो जैसे काम करते हुए उसमें डूब ही गए थी। ओम का फ़ोन वाइब्रेट करता है, तब जाकर उसका ध्यान टूटता है। उसकी माँ यही ऋतु जी का मैसेज आया था लंच करने के लिए। वो अपनी फाइल बंद करता है और कृष्णा को देखता है जिसे कोई होश ही नहीं था, वो बस एक रोबोट की तरह काम कर रही थी। ओम अपनी टाई खींचकर ढीली करता है। इस वक्त वो थोड़ी दूर लगे एक और टेबल पर बैठा काम कर रहा था। अपने चेयर से खड़े होने के साथ वो अपना शूट उतारकर वही कुर्सी पर रख देता है और चलते हुए कृष्णा के पास खड़ा हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई होश ही नहीं है, किसी ने उसे सम्मोहित कर दिया हो। वो उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है और थोड़ा नीचे झुकने लगता है। तभी कृष्णा, जिसे अपने पास किसी के होने का एहसास होता है, वो एक झटके के साथ अपना सिर ऊपर कर देखती है और कहती है, आप? ओम उसके झटके से ऊपर देखने और बोलने पर होश में आता है और तुरंत खड़ा होकर पीछे जाने लगता है। तभी टेबल के साइड में उसका पैर लगकर उलझ जाता है, जिसके कारण वो सीधा कृष्णा के ऊपर गिरने लगता है। उसके बाद जो होता है उसके कारण दोनों की आंखें बड़ी हो जाती है। 33 न्यू प्रोमो। सीन 1। रात का समय। एक घने जंगल में जहां दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान होने की संभावना भी नहीं की जा सकती थी, चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे, जानवरों की आवाज़ें चारों तरफ गूंज रही थी। उन्हीं घने जंगलों के बीच एक 2 मंजिला लकड़ी का घर बना हुआ था, जिसके चारों तरफ हर एक कदम पर कई लोग खड़े थे, जिनके हाथों में AK-47 मौजूद था। वही उस हमारे से थोड़ी दूर कुछ 5 लोग अलग अलग छुपे वही देख रहे थे। उन सभी के हाथों में 9 मिलीमीटर के पिस्टल के साथ AK-205 राइफल मौजूद थी। उन सभी की पैनी नज़र सामने खड़े लोगों पर मौजूद थी। सीन 2। हर तरफ गोलीबारी की तेज आवाज़ गूंज रही थी। तभी एक पल में सब शांत हो जाता है। उसमें 2 मंजिला घर के आसपास सिर्फ और सिर्फ खून और लाश ही दिख रही थी। अंदर एक बच्ची को गोद लिए एक परछाई खड़ी थी, जिसका चेहरा अंधेरे के कारण दिख नहीं रहा था। उसके सामने एक आदमी अधमरी हालत में खड़ा था। उसके पूरे शरीर में चोट लगे हुए थे, जिससे बहुत खून आ रहा था। इतनी बरकरार हालत में होने के बाद भी अचानक वो हंसने लगता है। आदमी, तुम हिंदुस्तानी को लगता है हमें हराकर तुमने फतह हासिल कर ली है, तो ये तुम लोगों की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। हमारे जैसे कई लोग तुम्हारे इस देश को अंदर से खोखला कर रहे हैं और इस पर तुमने कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ हाँ हाँ, बहुत नाज है तुम हिंदुस्तानियों को अपने झंडे पर। वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारा ये झंडा हम पाकिस्तानियों के पैरों के नीचे होगा। मैं तो मरूंगा ही, पर तुम्हें साथ लेकर, कहते हुए वो अपने हाथ में रखे रिमोट को दिखाता है। वही सामने खड़ी परछाई जो अब तक बिना किसी भाव की खड़ी थी, उसके हाथ में रिमोट देख उसकी आंखें सिकुड़ जाती है। वो आदमी उससे 7-8 कदम की दूरी पर था। अपने साथ बच्ची को लिए वो उसके पास नहीं पहुंच सकता था। वो अपने आसपास देखता है तो उसके पास वही छोटी सी खिड़की के पार उसके साथी दिखते हैं। वो इशारा करती है और एक झटके से बच्ची को उस तरफ उछाल देती है। ये सब इतना जल्दी हुआ कि यस सामने खड़े आदमी को कुछ समझ नहीं आया और जब तक आ रहा बच्ची खिड़की के उस पर थी। ये देख वो जल्दी से अपने हाथ में रखे रिमोट का बटन दबा देता है, जिसके साथ वो घर एक धमाके के साथ उड़ जाता है। धमाका इतनी जोर का था कि अंदर से बस रख ही मिलती किसी का भी बचना नामुमकिन था। सीन 3। एक हॉस्पिटल के बेड पर कोई लेटा हुआ था, जिसके ऊपर पूरा सफ़ेद चादर डाला हुआ था, जैसे किसी के मरने के बाद डालते हैं। खिड़की के हवा के कारण वो चादर उड़ने लगता है। अचानक उस चादर के अंदर पड़ा इंसान एक ही झटके एक साथ उठकर बैठ जाता है और इसी एक साथ उसकी चीख निकल जाती है, आ प्लीज़ जॉइन द माई टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।